हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज तारीख है 15 दिसंबर। आज हम 15 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, प्लस स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे, जो करंट अफेयर से लिंक है और उससे थोड़ा-सा अलग हम अप्रोच फॉलो करेंगे आज, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी आने वाले एग्ज़ाम जैसे हरियाणा में सीईटी मेंस होने वाला है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सर कैसे पता आपको? आप सीईटी मेंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, कैसे पता आपको? क्योंकि मैंने क्लियर किया है, मैं सिलेक्टेड हूँ। मैंने पिछली बार का जो सीईटी हुआ था, सीईटी क्लियर किया था, तो मेरे को पता है एचएसएससी क्या सोचती है, कैसे काम करती है। जो सीईटी प्री हुआ था पिछली बार, वो एनटीए ने लिया था, लेकिन सीईटी मेंस एचएसएससी ने लिया था दोस्तों। उसका सिलेबस भी तो उन्होंने चेंज किया था, तो उसमें सिलेक्शन लिया है। तो थोड़ा आइडिया होगा ही एचएसएससी का, पहले भी एग्ज़ाम दिया एचएसएससी के और यूपीएससी के काफ़ी अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, एचसीएस के पेपर दिए हैं मैंने, तो तैयारी चल ही रही है। थोड़ा-सा आइडिया है एग्ज़ामिनर क्या सोचता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत बड़ा आता है दोस्तों, लेकिन उसमें काम की चीज़ें बहुत कम होती हैं। आप कभी भी देखोगे तो उसमें 40% सिर्फ़ पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ आती है। 30-35% एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आती हैं, एडिटोरियल आते हैं, 70% तो यही हो जाता है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्या पिक करना है, क्या नहीं करना है, ये थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए हमें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर प्लस आज के स्टैटिक जीके। और आज मैंने थोड़ी-सी अप्रोच थोड़ी-सी चेंज की है पिछले 3-4 दिन से। क्या अप्रोच मैं फ़ॉलो करना चाहता हूँ आपके साथ, स्टार्ट करते हैं। हम दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे थोड़ा स्टार्टिंग में, हर वीडियो के, हर रोज़ करंट अफेयर के, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका 1 नंबर पक्का बन जाता है इससे, इम्पोर्टेंट डेट से। चाहे वो एचसीएस का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, वो पूछते हैं। पिछली बार एचसीएस में एग्ज़ाम में पूछा था। एचएसएससी तो बस पूछती ही रहती है। मेरे को याद है मैंने पेपर दिया था, उसमें पॉपुलेशन डे मतलब कब मनाया जाता है, ये पूछा था। बहुत बार पूछे गए ये चीज़ें, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। एसएससी में तो बहुत बार पूछा जाता है ये चीज़ें। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हम ऐसे याद नहीं होते हैं, वो एक दिन बैठो सब याद करो, नहीं। वो धीरे-धीरे याद होते हैं, धीरे-धीरे रिवाइज़ करते हैं तो याद होते हैं। तो हम दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो हम दिसंबर के मंथ के मैंने लिख लिए हैं, तो हम हर रोज़ रिवाइज़ करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट लगेंगे। सिर्फ़ आपको नोट डाउन करना है, जो भी मैं बोलूँ उसको नोट डाउन करना ही करना है दोस्तों। दिसंबर का मंथ है तो उसमें इंटरनेशनल डेज़ इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हैं? तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। क्या तारीख है उसकी? 1 दिसंबर। आपको याद रखना है दोस्तों। आगे क्या याद रखना है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कैसे मैंने कैसे याद रखा है इसको? मेरे पास राइट्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 ही हैं, ज़्यादा हैं ही नहीं। कितने राइट्स हैं आपके पास? सिर्फ़ 10 हैं, उससे ज़्यादा राइट नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हम डेली रिवाइज़ करेंगे, आपको याद कराने की गारंटी मेरी है। आपको धीरे-धीरे जो चीज़ अपन सुनते हैं, डेली बेसिस पे सुनते हैं, हमें याद हो जाती है ऑटोमैटिक। ये थे इंटरनेशनल। अब नेशनल डेज़ कौन से हैं इम्पोर्टेंट? देखो दोस्तों, मेरा काम आपको डाटा लाके फीड माइंड में बॉम्बार्डमेंट नहीं करना फैक्ट्स का बॉम्बार्डमेंट कर दूँ आपके अंदर। सिर्फ़ 2 दिए हैं मैंने, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ये में मोस्टली यही पूछे गए हैं। क्योंकि देखो आप एक अंदाज़ा लगाओ कि नेशनल डेज़, इंटरनेशनल डेज़ हर रोज़ कोई ना कोई दिन होता रहता है। हम कितने याद करेंगे? हमारे माइंड की कैपेसिटी है एक माइंड डाटा को एब्ज़ॉर्ब करने की। मैंने सिर्फ़ 2 लिए हैं क्योंकि ये मेरे को सिर्फ़ 2 इम्पोर्टेंट लगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को देखते हुए वही लगे, तो आपके एग्ज़ाम में यही आएँगे। डोंट वरी, आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। नेशनल डेज़, नेशनल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया था, ठीक है। 2 दिसंबर को क्या है? 2 दिसंबर को क्या है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तारीख थी 2 दिसंबर 1984 की। 2 और 3 की रात को ऐसा हुआ, उसके बाद बहुत चीज़ें बदल गई अपने देश में, बहुत कुछ हुआ उस दिन। वो रात खतरनाक रात थी, बहुत काली रात थी हमारे देश के लिए। उस दिन हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी।
भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत लोगों को पता होगा। हाँ यार, कुछ गैस लीक हुई थी, कुछ इंडस्ट्री में गैस लीक हुई थी दोस्तों। एक फैक्ट्री थी, पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री थी भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वहां पर गैस लीक हो गई थी और हजारों लोग मर गए थे दोस्तों। और आपको ये चीज समझने के लिए आप एक मूवी देख सकते हो, रेलवे मैन। नेटफ्लिक्स पे है दोस्तों, बहुत अच्छी मूवी है। आप देखना, रेलवे मैन करके है, आर माधवन की है। तो आपको एक अंदाजा होगा कि क्या हुआ होगा उधर। 2 दिसंबर 1984 को बनाया जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर, पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा ये कौन सी गैस लीक हुई थी? एमआईसी। एमआईसी से याद रखा है मैंने, माइक, एमआईसी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट हजारों बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। क्या एचएसएससी में आ चुका है सर? बिल्कुल आ चुका है। स्टेट पीसीएस में तो पूछो ही मत, यूपी में, हरियाणा में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है ये, एकदम स्टार मार्क कर लीजिए इसके ऊपर। ये बहुत बार आता है। और थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चेंज है। आपको ऐसे कैसे याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना, जो थोड़े साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा। मिथाइल क्या है, आप समझ रहे हो थोड़ा सा। मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। और 2 और 3 की रात बहुत खतरनाक थी। 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। 2 दिसंबर को यही चीज याद रखने के लिए क्या बनाया गया है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ओके सर। 16 दिसंबर, 2 दिसंबर पढ़ लिया, ठीक है। 16 दिसंबर को है विजय दिवस। विजय दिवस कौन विजय हुआ था सर? कोई तो जीता ही होगा। हम जीते थे दोस्तों। 1971 की लड़ाई थी भारत पाकिस्तान की, इंडो पाक वार, और हम जीत गए थे। तो क्या हुआ था, लड़ाई क्यों हुई थी, थोड़ा सा 2 सेकंड में बताइए सर हमें। ये है वेस्ट पाकिस्तान। आप ये देख रहे हो, जो आज का पाकिस्तान है उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। और ये जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था। तो आर्मी ले आए थे यहाँ पर। आपस की दिक्कतें थी उनकी, उसमें नहीं जाना चाहूंगा क्या दिक्कत थी। तो फिर इंडिया ने बांग्लादेश बनाने में काफी हेल्प करी। तो क्योंकि रिफ्यूजी बहुत आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत चल रही थी ईस्ट पाकिस्तान में। तो यहाँ पे से कम 1 करोड़ शरणार्थी लोग बांग्लादेश में, इंडिया में आ गए थे। बांग्लादेश से अपने पश्चिम बंगाल में आ गए थे। तो दिक्कत हो रही थी। तो उस टाइम इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्टेप लिया था ये। और हम 1971 में जीत गए थे। उस दिन तारीख क्या थी? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर थी। और इस दिन को हम सेलिब्रेट करने के लिए, वो जो लोग शहीद हुए उनको याद करने के लिए विजय दिवस मनाते हैं कि हमने विजय मिली थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था उस दिन। ओके सर। तो 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है सर? 24 दिसंबर कंज्यूमर डे। कंज्यूमर डे क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे कहानी क्या है सर? इस दिन आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये डेट याद रखनी है दोस्तों। मैं ज्यादा डेट याद रखने की नहीं बोलता, लेकिन जो बोलता हूँ वो बहुत जरूरी है। नेशनल कंज्यूमर एक्ट ये आया था 1986 में, 86 में, 1986 में आया था। 24 दिसंबर, जागो ग्राहक जागो, आपने सुना होगा ना वो। तो 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ओके सर। 25 दिसंबर को क्या है? गुड गवर्नेंस डे। ये अभी शुरू हुआ है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ इसको। वाजपेयी जी का, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनका हैप्पी बर्थडे है। इस दिन के लिए उनको वो करने के लिए मनाया जाता है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। तो सर एक बार रिकॉल करें थोड़ा जल्दी जल्दी। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे जी। 10 दिसंबर कितने राइट आपके पास? सिर्फ 10 ही हैं। ओके, ह्यूमन राइट्स डे ये इंटरनेशनल है। नेशनल 2 दिसंबर को, 2 और 3 की रात 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। एमआईसी, माइक, मिथाइल आइसोसाइनेट, आप याद रखोगे। 16 दिसंबर को विजय दिवस, हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में। 24 दिसंबर कंज्यूमर एक्ट आया था हमारा, 1986 में आया था 24 दिसंबर। 25 दिसंबर आपको पता ही है। तो बस ये याद रखना है, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, 16 दिसंबर, 2 दिसंबर, और 2 ऊपर है, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे। बस ये है। हमें 5 मिनट लगी, लेकिन हम डेली इनको 2 मिनट में याद कर देंगे। आज मेरे को समझाना पड़ा है, कल आपको समझाना नहीं पड़ेगा। आपको याद हो जाएंगी ये चीज, बिल्कुल उंगलियों पे हो जाएंगी। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा इधर से, और कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग से। क्योंकि सिर्फ मैं ये बता दूं, 16 दिसंबर विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता भाई? मैं ये बोल दूं, 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, भाई क्यों मनाया जाता है वो भी तो बताओ थोड़ा जरा। तो उसके पीछे भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट पढ़ना जरूरी है, ना कि पढ़ना जरूरी है। पढ़ते रहो सुबह से शाम तक, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन ही ना आए, उसका क्या फायदा है?
तो रेलिवेंट एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है। और एचएसएससी का मैंने एग्जाम दिया है, मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मेरे को आइडिया एचएसएससी कैसे सोचती है, ये हमें चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये सिर्फ एग्जाम एचएसएससी के लिए नहीं है, ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी कोई भी एग्जाम दे लीजिए। बहुत एग्जाम दिए, मेरे साथ बहुत दोस्त थे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किए, बहुत अच्छे एग्जाम क्लियर किए हैं। मैंने यूपीएससी का भी दिया, मैंने एचसीएस का भी दिया है, और मैं स्टिल प्रिपरेशन में हूँ, तो बहुत आइडिया है, एक्सपीरियंस है। तो आप इस चीज का एक्सपीरियंस का फायदा लीजिए सर। चलो चलते हैं सर आगे। आज की करंट अफेयर की न्यूज, 15 दिसंबर 2025 को पहली करंट अफेयर पढ़ी जाती है, सेंसस 2027। सेंसस, जनगणना जी 2027 में की जाएगी। तो क्या न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने ना अप्रूव किए हैं कुछ अमाउंट, कुछ पैसे अप्रूव किए हैं कि आप सेंसस 2027 को कंडक्ट कीजिए। कोई भी काम करने के लिए पैसा तो लगता ही है, तो इन्होंने बहुत पैसे वो किए हैं। सर आपने अमाउंट क्यों नहीं लिखा? अमाउंट कहाँ चली गई? अमाउंट नहीं पूछेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? वो पागल है क्या? इतनी चीजें थोड़ी ना वो याद रहती हैं। आपका माइंड भी एक अब्जॉर्ब कर सकता है कुछ चीजें। हमें क्या नहीं पढ़ना है, मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ, ताकि आपको पढ़ने का तरीका उस हिसाब से डेवलप हो जाए। तो 2027 सेंसस कंडक्ट होने वाला है जी सर, बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि पैसे अप्रूव कर दिए, यूनियन कैबिनेट ने बोल दिया है जी। क्या खास बात है इसकी सर? ये फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस होगा, पेपरलेस होगा। कोई ऐप बना दी जाएगी, कोई पोर्टल बना दिया गया है, आप उस पे डाटा फीड करोगे, टोटली पेपरलेस, फुली डिजिटल सेंसस। सर ये पेपरलेस डिजिटल करने का कुछ फायदा हमें थोड़ा बताओ ना, कोई पूछ ले, कोई इंटरव्यू में पूछ ले। सर पेड़ नहीं काटे जाते फिर, आप समझ रहे हो? डिजिटल होने का एक फायदा है ये है, पेड़ नहीं काटे जाते, फिर ज्यादा पेपर यूज नहीं होता है फिर। आप समझ रहे हो ना? ये एक कास्ट सेंसस भी होगा, इसमें कास्ट भी इंक्लूड की जाएगी, कास्ट पूछी जाएगी, उसका भी डाटा एकत्रित किया जाएगा जी। ओके सर, सेंसस 2027 से और क्वेश्चन क्या आएगा सर? ये कौन से नंबर का है? ये 16वें नंबर का है, ये 8वें नंबर का है। ये कौन से नंबर का है सर, 8वें या 16वें? आजादी के बाद 1947 के बाद ये 8वें नंबर का है, और वैसे ये 16वें नंबर का है। क्या आजादी से पहले स्टार्ट हो गया था सेंसस होना? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा मैं आजादी से पहले का कैसे। तो 8वें नंबर का है आजादी के बाद, वैसे टोटल 16वें नंबर का है। ओके, इसमें और क्या प्रोविजन है, और क्या खास बात है सर? इसमें प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन। प्रोविजन फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन, खुद अपना डाटा एंटर कर सकते हो साहब आप। अच्छा, ऐसी ऐप बना दी जाएगी, आप लॉग इन करोगे, आप अपना डाटा डालोगे, आप अपनी फैमिली का डाटा डालोगे। ठीक है सर, प्रोविजन फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन क्या है सर? एन्यूमरेशन क्या है? the action of the action of mentioning a number of things one by one, systematic list। आपने ऐप खोली, आपने आपकी एज डाली, आपने आपका जेंडर डाला, आपने आपकी क्वालिफिकेशन डाली, एक सिस्टेमेटिक तरीके से हर एक चीज डालना, नंबर ऑफ थिंग्स मेंशन करना वन बाय वन, उसको बोलते हैं एन्यूमरेशन। सिंपल सी चीज थी, लेकिन अंग्रेजी की टर्म आ गई भाई। तो हमें अंग्रेजी डरना नहीं है, हमें अंग्रेजी सीखनी है। एचएसएससी जब पूछेगी सिनोनियम्स एंटोनियम्स, हमारी अंग्रेजी यहाँ से इंप्रूव होगी। एन्यूमरेशन, प्रोविजन फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन, द एक्शन ऑफ मेंशनिंग ए नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन। एक एक करके चीज डाल रहा हूँ मैं, अपनी एज, क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, धीरे धीरे करके मैं डाल रहा हूँ। अपनी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये जनगणना में यही सब तो होता है जी सर। तो ये लाइन एचसीएस और यूपीएससी के लिए जरूरी है कि वो पूछेंगे तो 3 स्टेटमेंट में एक पूछेंगे। प्रोविजन फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन का होगा क्या? आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे यार जनगणना वाले तो घर पे आते हैं, वो पूछते हैं मैं कैसे डालूंगा। सर अब की बार है, ठीक है ना? तो डिजिटल है, क्योंकि अब की बार ऐसी चीजें कही गई हैं। कास्ट सेंसस होगा, सेंसस 2027 में 8वें 16वें नंबर का होगा, ठीक है। 1931 के बाद कास्ट सब कास्ट डाटा कलेक्ट किया जाएगा, तो इसमें कास्ट एन्यूमरेशन भी होगा, सेल्फ एन्यूमरेशन भी है, कास्ट एन्यूमरेशन भी है। बिल्कुल 1931 के बाद अब कास्ट सब कास्ट डाटा कलेक्ट किया जाएगा, पहले नहीं किया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा। ये किसके अंडर आता है? ये आता है होम अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पक्का आएगा जब भी दो स्टेटमेंट अगर एचसीएस ने यूपीएससी वाले ने पूछ ली, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये जरूर आएगा। और दूसरी क्या आएगा? कास्ट एन्यूमरेशन और सेल्फ एन्यूमरेशन है क्या? ये मेरे को लगता है ऐसा है। और एचएसएससी वाले क्या पूछेंगे सीईटी में, ये कौन से नंबर का, 8वें नंबर का, 16वें नंबर का है? सर ये तो था, मतलब आप ये सोचिए कि करंट अफेयर से, लेकिन स्टैटिक बताता हूँ मैं आपको क्या बनता है। स्टैटिक ये बनता है दोस्तों, पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 में। कौन लेके आया? लॉर्ड मायो लेके आए थे।
इन्होंने ट्राई किया, अच्छा ट्राई किया, लेकिन पहला कंप्लीट और सिंक्रोनस सेंसस कैसा था? सर ये पहला तो ये भी था, ये था कौन-सा वाला था? देखो सर, मैंने पहली वीडियो बनाई थी जो, वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी, धीरे-धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है, धीरे-धीरे मैं सीखता चला जा रहा हूँ। तो मायो साहब ने अच्छा ट्राई किया था, लेकिन इन्होंने रिपन साहब ने जो 1881 में किया था, ये बहुत ही कंप्लीट किया था और सिंक्रोनस किया था, बहुत अच्छे तरीके से किया था, बहुत ही अच्छे और तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके किया था। तो पहला कब किया? 1872 में इन्होंने किया, मायो ने किया। दूसरा कब किया? 1881 में किया, रिपन ने किया। लेकिन पहला कंप्लीट और सिंक्रोनस वर्ड आ जाए, पहला कंप्लीट और सिंक्रोनस वर्ड आ जाए, तो आप रिपन को टिक मार्क करोगे। ओके सर, लेकिन आ जाए आजादी के बाद पहला 1951 में किया गया सर। आपको पहला तो ठीक है, पहला तो वर्ड तीनों में है, पहला 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 फर्स्ट, लेकिन उसके बाद का वर्ड ध्यान रखना है। फर्स्ट सेंसस आ जाए, सीधा रखिए। अगर पहले फर्स्ट के बाद कंप्लीट और सिंक्रोनस वर्ड आ जाए, फिर रिपन साहब आ जाएंगे, मायो साहब नहीं आएंगे। आजादी के बाद 1951 में किया गया। और क्या कोई एक्ट है? जी सर बिल्कुल है, 1948। मैं बिल्कुल कहूँगा आपको 1948 याद रखिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1948 में कानून बना और फिर तुरंत सेंसस कराया गया। 1951। सर ये सेंसस क्यों कराते हैं? हज़ारों करोड़ रुपए लगते हैं सेंसस कराने में, क्यों करते हैं? सर डाटा मिलता है। डाटा मिलेगा तो पता चलेगा कितने एससी लोग हैं, कितने एसटी लोग हैं, कितने ओबीसी लोग हैं, किसको क्या चीज़ की कमी है। हमें जब डाटा होगा तभी तो हम उनको वो स्कीम चला पाएँगे। तभी तो हम उनका बेनिफिट दे पाएँगे कि डाटा तो हो, हमारे देश में लोग कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कम पढ़े लिखे हैं, महिलाएँ कितनी हैं, कितने पुरुष हैं। जो हम पढ़ते रहते हैं सेक्स रेशियो हरियाणा में बहुत कम है, कहाँ से पता चलता है? सेंसस से तो पता चलता है सर। अब की बार सेंसस के किससे कितने क्वेश्चन आए हुए थे? आपको भी पता होगा, सेंसस से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे हरियाणा सीईटी में। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक नेक्स्ट नहीं होता, हमें तो पिछले 2011 वाला ही पढ़ना है। तो ये जो 1951 में पहला हुआ था, तो 1951 में हुआ, फिर 61 में हुआ, 71 में हुआ, 81, 91, 1, 11 ये हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वें नंबर का अब होगा 2027 में। 21 में नहीं हुआ सर। 21 में कोरोना चल रहा था भाई, भूल गए क्या? तो 8वें नंबर का अब होगा। अब जाइए ऊपर और थोड़ा आप पढ़िए दोबारा, फिर जो मैंने बताया था 8वें नंबर का आज़ादी के बाद, और 16वें नंबर का लॉर्ड मायो रीपन। ठीक है ना? मेरी बात समझ गए आप? ये थे मोड मायो आए 1872 में आए, 81 आए, रीपन आए। तो आपको देखो क्या है कि करंट अफेयर तो आया था सेंसस वाला, लेकिन मैंने इतनी चीज़ें और बताई हैं, वो सब चीज़ें कलेक्ट करके आपको बताना का मेरा फर्ज था कि स्ट्रैटेजी से चीज़ें कैसे लिंक हैं। तो ये सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर तो मैं बोलूँगा 20% है, 80% तो ये है स्ट्रैटेजी के, जो जीएस बोलते हैं हम, जिस जनरल स्टडीज़ बोलते हैं जिन्हें हम। तो एग्ज़ामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है और वो काफ़ी डीप पूछ लेते हैं आजकल। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप सही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, आप ट्रस्ट कीजिए एक बार, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप 15 दिन, 20 दिन के अंदर अपने अंदर झाँक के देखिए कि आपकी नॉलेज कितनी इम्प्रूव हुई हुई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वीडी सावरकर, सावरकर साहब के बारे में जानिए। फ्री इंडिया सोसाइटी फाउंड की थी इन्होंने। फाउंडर कौन थे? फ्री इंडिया सोसाइटी की। आपको डायरेक्ट ये याद करनी है। ये कौन थे सर? वीडी सावरकर। बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मूवी देखिए रणदीप हुड्डा की, वीडी सावरकर के ऊपर जल्दी ही उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी। फ्रीडम फाइटर थे सर ये, फ्रीडम फाइटर थे, बहुत तगड़े देशभक्त थे, मतलब जबरदस्त बंदे थे। फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी इन्होंने की थी। इनको 1911 में ना काला पानी की जेल हो गई थी। सेल्युलर जेल बोलते थे। ये कहाँ पे सर? अंडमान एंड निकोबार में सर। अंडमान निकोबार में इनको 1911 में जेल में भेज दिया गया काला पानी की, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जाते थे वहाँ पर। अंग्रेज क्या करते थे, जाओ उधर, वो बहुत खतरनाक सी जेल होती थी। आप गूगल पे, यूट्यूब पे आप देख सकते हो आज भी, वो कालकोठरी। तो सेलुलर जेल थी वहाँ पर। हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो हमारे वो थे, उन्होंने काफ़ी अपना स्ट्रगल किया है। हम भूल जाते हैं बस, वो वक़्त के साथ वो बात अलग है। सेलुलर जेल 1911। ओके। और उन्होंने क्या सर, एक बुक लिखी थी इन्होंने, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 की क्रांति पढ़ी होगी आपने, मुगल पांडे के बारे में सुना होगा, आपने रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में सुना होगा। तो 1857 की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। तो उन्होंने उस लड़ाई के ऊपर एक बुक लिखी थी, तो बुक का नाम यह था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों ने ये नाम नहीं दिया था यार, नहीं इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस क्या है, देश तो है ही नहीं, अलग अलग रियासतें हैं। तो लेकिन ये बहुत
दूरदर्शी थे, बहुत दूर की चीज़ें देख लेते थे। तो इन्होंने इस बुक लिखी इन्होंने, उस बुक का नाम इन्होंने लिखा था वी.डी. सावरकर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो क्रांति थी उसके ऊपर लिखी थी। ये जो है सेलुलर जेल है, अंडमान निकोबार में है। इसके रिगार्डिंग आपको एक फैक्ट बताता हूँ, शायद हरियाणा का पेपर था, उसमें आया ये जो अंडमान निकोबार की जेल है वो किसके नाम पे है? ये क्वेश्चन आया था और उसमें एक ऑप्शन वी.डी. सावरकर था, ऐसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और उसमें एक ऑप्शन वी.डी. सावरकर साहब भी था। मेरे को उस टाइम नहीं आता था, तो मेरे को याद आ रहा है कि हाँ, ऐसा था। तो आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो तो आप वहाँ पे कुछ नहीं आता है, तो आप ऐसे गैस कर सकते हो, अरे भाई ये हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? उस बंदे का उस किसी चीज़ के ऊपर किसी भी फ्रीडम फाइटर का या हमारा हिस्टोरिकल पर्सन है, उसके ऊपर नाम रख दिया जाता है, उसकी कुछ तो हिस्ट्री रही होगी ना वहाँ पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें चीज़ों को थोड़ा-सा ऐसे देखना पड़ेगा, चीज़ समझने के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन 50 कर लोगे, 60 कर लोगे, 70 कर लोगे सीईटी में, लेकिन इनडायरेक्ट नॉलेज आपकी काम आती ही आती है और हमारे हरियाणा सीईटी में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। हमें टिक करना ही करना पड़ता है। तो आप थोड़ा-सा डीप पढ़िए, ताकि आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाए और एचएसएससी जो सीईटी मेंस लेगी, वहाँ पर जीएस का पोर्शन ज़्यादा रहेगा साहब। आप मेरी बात याद रखिए, जीएस का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। वी.डी. सावरकर ने अपोज किया गांधी जी की आइडियोलॉजी को। गांधी जी की आइडियोलॉजी को अपोज किया, दोस्त थोड़ा समझना। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनाई गई थी, अपोज किया आइडियोलॉजी को। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला था, उसको भी अपोज किया। वी.डी. सावरकर साहब ने गांधी जी की आइडियोलॉजी को अपोज किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनाई गई थी उसको अपोज किया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो चला था उसको अपोज किया। ये किसके लिए है? ये है सर एचसीएस और यूपीएससी के लिए। बिल्कुल, ये एचएसएससी नहीं पूछेगी किसको अपोज किया कि नहीं, वो तो बस ये क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला, इतनी ही है उनकी, वो फैक्चुअल ज्यादा पूछते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ काम आएगी। लेकिन जो भी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अरे एचसीएस वाली यूपीएससी वाली, अरे बात वो नहीं है यार, डीप पढ़ोगे, थोड़ा सा चीजें याद रहेंगी, कनेक्ट करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, वी.डी. सावरकर और गांधी जी की नहीं बनती थी, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था क्योंकि वो चलाया किसने था? वो आईएनसी ने चलाया था, वो गांधी जी ने चलाया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, करो या मरो, डू और डाई, किस नारा दिया था? ये गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। तो अपोज तो करेंगे ना। आप मेरी बात समझो, कोई चीज ऐसे नहीं होती, साइलोज में नहीं पढ़ना है हमें। ऐसे ये सब चीजें इधर पढ़ ली थोड़ी सी, इधर पढ़ ली थोड़ी, अरे सर सब इंटरकनेक्टेड है, और जब आप पेपर में बैठोगे तो आप ये डॉट्स करोगे जब कनेक्ट, आपकी बात बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई पढ़ने में फिर। ओके सर, तो हमें ये आर्टिकल पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। तो ये अंडमान निकोबार आया सामने, तो अंडमान निकोबार, सर हमें तो यही नहीं पता अंडमान निकोबार है कहाँ। ये हमारा देश है, भारत देश है, ये है अंडमान निकोबार। ये छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे 500 प्लस आइलैंड्स हैं, उसको लेकर बना है। तो सर ये पोर्ट ब्लेयर क्या है? ये कैपिटल है दोस्तों, कैपिटल। सर कैपिटल भी याद रखें क्या? सर याद रखनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी? सर यहाँ पर तो अंडमान एंड निकोबार था, यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारती है। सर ये एचएसएससी ने पूछा है एक बार। क्या बात कर रहे हो सर? जी, 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 बिल्कुल कावारती लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप की कैपिटल कावारती। एचएससी ने पूछा है, अगली बार पोर्ट ब्लेयर पूछ लेगी, किसकी कैपिटल है? अंडमान एंड निकोबार की। अब मेरी बात समझो, जो बच्चे इधर तक नहीं पहुंच पाते हैं लक्षद्वीप की कैपिटल तक, इसलिए एचएससी ने ये पूछा था। इसलिए हमारी स्टैटिक जीके के ऊपर पकड़ बनानी जरूरी है, और वो पकड़ ऐसी नहीं बनती कभी। जो टॉपिक आता है उसको होलिस्टिक कवर करो। पोर्ट ब्लेयर याद रहेगी, कावरती याद रहेगी, बहुत बढ़िया। ये क्या है सर? स्कूबा डाइविंग है ये। स्कूबा डाइविंग पानी के नीचे होती है। ये यहाँ पे क्यों है? सर अंडमान एंड निकोबार है ना, जो हमने ये पढ़ा था, यहाँ पर होती है स्कूबा स्कूबा डाइविंग। क्यों लगाया सर फिर आपने? ये देख रहे हो, ये मेरा दोस्त है, मित्र है, इंस्पेक्टर है ये। एसएससी का पेपर क्लियर करने के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगाया ये। अंडमान निकोबार गया घूमने, आप भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और स्कूबा डाइविंग कीजिए। ये इससे मोटिवेशन मिलता है कि नौकरी बनने के बाद क्या कैसे लाइफ चेंज होती है। आप स्कूबा डाइविंग करके आइए पानी के नीचे, एकदम देख रहे हो आप, देखो ये भी भाई स्कूबा डाइविंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पानी नीचे होती है, जो आपने फिल्मों में भी देखा होगा कहीं ना कहीं ये, ठीक है। तो कावरती याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी सर।
पोर्ट ब्लेयर याद रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर। चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है रामसर साइट के रिगार्डिंग। न्यू रामसर साइट मतलब ऐड हुई है हमारी, पहले भी लिस्ट थी उसमें 2 और ऐड कर दी गई हैं। एक तो छत्तीसगढ़ से है, एक राजस्थान से है। छत्तीसगढ़ से जो ऐड की गई है उसका क्या नाम है सर? कोपरा, कोपरा। और राजस्थान से है सर, उसका क्या नाम है? सीलीसेड लेक, सीलीसेड लेक राजस्थान से। ओके, जो ये लेक है ये एक टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वो सिलीसेड लेक के पास है। जो सिलीसेड लेक वो है जो नई रामसर साइट घोषित कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। रामसर का मतलब क्या है? क्या है रामसर का मतलब? कुछ नहीं सर, बताऊंगा, एक बार थोड़ा धैर्य रखिए। इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है? 96 है सर, 96 दिसंबर 2025 में। ठीक है, ये क्यों लिखा सर? यूपीएससी में पूछ लेंगे क्या 96 है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एग्जाम होगा, पेपर लेंगे, रिजल्ट आएगा, इधर 2-4 और ऐड हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हो? इसलिए नहीं पूछेंगे ये कभी भी 96। फिर कैसे पूछ सकते हैं? अगर उन्होंने पूछनी ही होगी, अगर उनको थोड़ा लिचड़पना दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? वो लिख देंगे 90 प्लस रामसर साइट इंडिया में है, या फिर वो लिख देंगे 150 प्लस रामसर साइट इंडिया में है। तो ये गलत हो जाएगी, ये सही हो जाएगी। तो आपको क्या है, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रखना है। अच्छा, नियर अबाउट 100 के आसपास है। ओके, शतक लगने वाला है रामसर साइट में। ओके, अभी 2 ऐड हुई हैं, ये न्यूज बन गई। तो आप ये देखिए कि एग्जामिनर पूछ कैसे रहा है इस 96 के डाटा को। तो वो 90 प्लस कर देगा, 150 कर देगा। हाँ हाँ भाई, उसका मतलब आपको पढ़ते हुए माइंड एक्टिव रखना होगा, तभी आपकी बात बनेगी। ओके सर, और क्या पूछ सकती है एचएसएससी, एचसीएस, यूपीएससी? मैक्सिमम कहाँ पे है? मैक्सिमम सर तमिलनाडु में। कितनी है सर? 20 है जी, 20 20 20। तो फिर सर ये 96 के नाम याद रखने पड़ेंगे। देखो भाई, 96 में से 20 घटा दे, 76 बच गए। जो बच गया सीधा तमिलनाडु में लगा दियो। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होता है भाई। इंपॉर्टेंट तो है रामसर। आप जब जानोगे रामसर चीज क्या है तो आपको ये याद करनी पड़ेंगे, और जब आप ये याद करोगे ना, आपका एनवायरमेंट का बहुत हिस्सा कवर हो जाएगा। आप समझ गए हो? देखो, सिलीसेड लेक पढ़ी हमने, कहाँ पे? राजस्थान में। सिलीसेड लेक किसके पास है? सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व भी हमें याद करना ही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट की दृष्टि से हम देखें तो टाइगर रिजर्व सरिस्का के पास सिलीसेड लेक है। कोपरा है, नई ऐड हुई है, बिल्कुल याद रखना है। तो ये रामसर साइट क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं अब। थोड़ा सा जान लेते हैं, बिल्कुल जानिए ना। कौन हटा रहा है आपको? रामसर कन्वेंशन, यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन, कंजर्वेशन आप समझ रहे हो, कोई चीज को कंजर्व करना, और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। मतलब वेटलैंड्स को कंजर्व करना चाहती है, बचा के रखना चाहती है। कौन बचा के रखना चाहती है? रामसर कन्वेंशन में जो लोग बैठे, जिन्होंने ट्रीटी साइन की है इस कन्वेंशन में बैठ के, रामसर कन्वेंशन। हमने कल पढ़ा था साइट्स एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, फ्लोरा और फोना। आपको याद होगा साइट्स की COP20 हुई थी, कहाँ हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। रिवाइज कीजिए सर पिछला, बहुत जरूरी है, कल ही वीडियो में किया था हमने। तो अब वेटलैंड बचाने हैं, उस दिन हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज बचानी थी। तो सर ये वेटलैंड क्या है, क्या क्या बचाएंगे, पहले पता तो होना चाहिए किसको बचाना किसको है। करेंगे सर, वेटलैंड भी करेंगे। ओके, रामसर बताइए पहले क्या है? रामसर एक जगह का नाम है, कहाँ पे है? ये ईरान में है दोस्तों, ईरान में है रामसर सबसे पहले। तो कन्वेंशन साइन कब हुआ था? कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को। क्या डेट याद रखनी है? जी सर, एचसीएस यूपीएससी वाले बिल्कुल। 2 फरवरी को फिर वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, जैसे हम डेज पढ़ रहे हैं ना अभी, नंबर ऑफ डेज। दिसंबर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। फिर 2 और 3 की रात बहुत खतरनाक थी। 2 दिसंबर को रात को गैस लीकेज होगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। आप समझ गए? तो ऐसे ही 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। उस दिन हम जब फरवरी में पढ़ेंगे तो हमें ये चीज याद रहेगी। 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन साइन हुआ था। कहाँ साइन हुआ था? ईरान के रामसर शहर में, इसलिए उसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। क्या पेपर में आया है? हजारों बार आया सर, बहुत बार आया। यूपीएससी में, एचसीएस में, आप उस एचएसएससी में आप जाके देखोगे तो बहुत बार आया। 2 फरवरी 1971। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलिए। पहले वेटलैंड तो समझा दो सर। वेटलैंड समझिए, इट इज ए लैंड एरिया। इट इज ए इट इज ए लैंड एरिया दोस्तों, इट इज ए लैंड एरिया। लैंड एरिया का मतलब समझ नहीं आया सर? इट इज ए लैंड एरिया फ्लडेड विद वाटर, फ्लडेड विद वाटर।
आइदर सीजनली और परमानेंटली। देख भाई, ये जमीन है, जमीन पे पानी है, जमीन है, जमीन पे पानी है, और पानी हो सकता है कि 12 के 12 महीने रहे, हो सकता है 5 महीने रहे, हो सकता है 7 महीने रहे, 8 महीने रहे। समझ गए? जी, 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 समझ गया मैं। इस लाइन का तो अभी तक ये मतलब आगे एक्टिंग एज ए क्रूशियल ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन ये है कीवर्ड, एक्टिंग एज ए क्रूशियल ट्रांजिशन जोन वेयर लैंड मीट्स वाटर। ये होगी लैंड, ये होगी वाटर, और जो ये एरिया हुआ, ये लैंड और वाटर जहां मिलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, जी सर, आप लैंड से वाटर की तरफ जा रहे हो तो बीच में ये एरिया पड़ा, आप वाटर से लैंड की तरफ आ रहे हो, ये एरिया पड़ा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इस ऐसी क्या खास बात है सर? आपको मैं बताता हूँ। ट्रांजिशन जोन होता है ना, जो एक ट्रांजिशन जोन होता है, मान लीजिए फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट थे बहुत गहरे, धीरे 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 आगे है, आगे क्या है, आगे है डेजर्ट। एक जगह इकोसिस्टम कैसा है, फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा, एक जगह क्या है, एक जगह क्या है, एक जगह है डेजर्ट। फॉरेस्ट से डेजर्ट की तरफ चलोगे तो बीच में कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो इकोसिस्टम चेंज हुआ होगा, कुछ तो क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। तो जहां पर चेंज हुआ है उसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। और वहां पर क्या पाए जाते हैं सर ट्रांजिशन जोन में? ग्रासलैंड। हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। तो ट्रांजिशन जोन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लैंड और वाटर जहां मिलते हैं वहां पर ट्रांजिशन जोन बनता है, और उस ट्रांजिशन जोन में पाए जाते हैं वेटलैंड। और एक और बात दोस्तों, हमेशा कभी भी आप देखोगे इस लैंड पे बायोडाइवर्सिटी मान लो 20 है। वो सर पहले तो बायोडाइवर्सिटी बताओ ना, क्या है बायोडाइवर्सिटी? आप कर रहे हो तब से। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है सर, वहां पर कौन सी फ्लोरा कौन सी फोना पाई जाती है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना रिच है वहां पर फॉरेस्ट, कितना वो है, तो इकोसिस्टम कैसा है। तो और मान लो यहाँ पर 20 है, वाटर की यहाँ भी कुछ स्पीसीज पाई जाएंगी, लैंड पे अलग प्रकार के प्लांट मिलेंगे, वाटर में अलग प्रकार के प्लांट मिलेंगे, लैंड पे अलग प्रकार का एनिमल मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। जी सर बिल्कुल, अलग जगह पे अलग लोग पाए जाते हैं, अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, ये तो हम सर मानते हैं। तो लैंड पे मान लो 20 है, कोई यूनिट मान लेते हैं, इधर भी वाटर में 20 है, तो ट्रांजिशन जोन में सर आपको 35-40 मिलेगी। समझ नहीं आया सर? सर ये क्वेश्चन है, ये बता रहा हूं कि ट्रांजिशन जोन में हमेशा बायोडाइवर्सिटी उसके साथ जो एडजेसेंट एरिया है उससे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर लैंड वाली भी खूबी मिलेगी, यहाँ पर वाटर वाली भी खूबी मिलेगी। लैंड और वाटर साथ मिल रहे हैं ना, कोई भी हमारा इकोसिस्टम है वो ट्रांजिशन वाला पीरियड है, ट्रांजिशन वाला जगह है, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी हमेशा एडजेसेंट एरिया से ज्यादा मिलेगी। ये सिंपल सी बात है, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा है एनवायरनमेंट में, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब मैंने पढ़ा है, और ये समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं आप ये भी समझ पाओगे, ट्रांजिशन जोन में पाए जाते हैं। ओके सर ठीक है, तो पहले वेटलैंड पे वापिस आ जाइए, क्या कह रहे थे? वेटलैंड क्या है? एक लैंड एरिया है जहां पर पानी मिलता है, either seasonally or permanently, acting as a crucial transition zone where land meets water। ओके, यहाँ पर एक यूनिक सिस्टम मिलेगा, प्लांट और एनिमल यूनिक मिलेंगे। आप समझ रहे हो ना, क्यों मिलेंगे? क्योंकि पानी भी है और लैंड भी है, तो वहां पर यूनिक मिलेंगी चीजें। ओके सर, इसका हेल्पफुल क्या है, ये क्या यूज में है? कुछ हम किसी को कंजर्व करने जा रहे हैं, किसी को बचाने जा रहे हैं, कोई कन्वेंशन बनाया है देशों ने मिल के बैठ के, तो कुछ तो खास बात होगी ना सर उसमें। बिल्कुल, ये फ्लड कंट्रोल में बहुत काम आते हैं। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ आ गई, ये एक दलदल सा एरिया हो जाता है, आप ये समझिए दलदल सा एरिया, तो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो फ्लड कंट्रोल में काम आएगा। जी सर, वाटर फिल्ट्रेशन, जो ये दलदल सी है, लैंड वाला एरिया है, यहाँ पर पानी है, रिस रिस के नीचे, रिस रिस के फिल्टर होके बिल्कुल जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर देगा, उसको बढ़िया सिस्टम कर देगा उसका। समझे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में बहुत हेल्पफुल है। तो वाटर फिल्ट्रेशन, कार्बन स्टोरेज, तो इस एरिया में सर जो कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन एमिशन होता है, हमारे मोटर व्हीकल से होता है, बहुत जगह चीजों से होता है, अलग अलग इंडस्ट्री से होता है, तो इनके अंदर क्षमता होती है जो वेटलैंड्स है कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो जिससे बैलेंस बना रहता है, जिससे क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। तो हम सारा दिन क्लाइमेट चेंज का एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं, तो वेटलैंड को कंजर्व करो ना,
रामसर कन्वेंशन को अच्छे से वो करो ना, आप इंटरव्यू में डायरेक्ट बोल सकते हो। उसको लगा बड़ा टेक्निकल पॉइंट बोला कि रामसर कन्वेंशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, हमारे वेटलैंड्स को बचाओ क्योंकि वो कार्बन स्टोरेज करता है। जी सर, ओके। सपोर्टिंग 40% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया ना, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती है क्योंकि ट्रांजिशन जोन में पाया जाता है। ओके सर, वेटलैंड समझ गया सर। सर थोड़ी फोटो दिखाओ ना, तभी कुछ दिमाग में जमेगा। आप ये देख रहे हो, ये लैंड का एरिया लेकिन पानी पड़ा हुआ है, यहाँ भी पानी पड़ा हुआ है। आप कहीं भी देखोगे ना, यहाँ पर पेड़ हैं, जानवर हैं। देखिए आप आराम से, देखिए आप, ये है हमारे वेटलैंड्स। ठीक है, ये हमारे वेटलैंड्स हैं। ओके सर, ज्ञान पेल दिया सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। वेटलैंड क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर एक सिटी है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ये भी सही है। पेपर में कौन सा आएगा क्वेश्चन सर, ये बताओ जिसे नौकरी मिलेगी। ये आएगा बेटा, इट इज द मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड आएगा। मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है सर? इट इज द प्रिंसिपल टूल अंडर द रामसर कन्वेंशन। इट इज ए रजिस्टर, यह एक रजिस्टर है ऑफ वेटलैंड साइट्स। ओके, ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल, भाई कुछ नहीं, एक रजिस्टर रह दिया। रजिस्टर लगाने के बाद उसमें नाम लिख दिए, 1 2 3, ये नाम लिख दिए, ठीक है। उसी को बोल दिया, एक रिकॉर्ड हो गया ना, मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बोल दिया उसको, उस रजिस्टर को बोल दिया रिकॉर्ड। इसमें ये किसके नाम लिखे गए हैं? वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। सर ये क्यों किया उन्होंने? देखो, हमने कुछ पढ़ा था, हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें बात करी थी ट्रांस नेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स ना देश की नहीं होती, आपस में बहुत सारे देशों की होती है। जैसे टेररिज्म, ठीक है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन, मान लो हमारी पड़ोसी देश बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, उनका धुआं एक जगह तो रुकेगा नहीं, उनको तो बाउंड्री का नहीं पता है, नहीं 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 नहीं, इंडिया का बॉर्डर पार नहीं करना। ठीक बात है। तो फिर जब ये सभी देश की, पूरे वर्ल्ड की चिंता है क्लाइमेट चेंज, तो उस अगर वेटलैंड को हम कंजर्व करेंगे तो कार्बन एमिशन है जो वो रोक लेगा, वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल सर, ठीक है बात सर आपकी, समझ गया सर। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस मतलब इंपोर्टेंट है, कार्बन को वो करेंगे, बिल्कुल फ्लड को भी रोकेंगे, जब साइक्लोन आते हैं, फ्लड आती है, बिल्कुल। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है? रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है। और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड करते ही रजिस्टर दिमाग में ले लेना, और उस रजिस्टर में बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वेटलैंड्स लिखे हुए हैं। ठीक है सर, हमारे भी हैं क्या कोई? देखिए, चिल्का लेक उड़ीसा में पड़ती है बेटा, चिल्का लेक उड़ीसा में पड़ती है। इसको ऐड किया गया 93 में, और 2002 में इसको डिलीट कर दिया। 93 में ऐड करके डिलीट कर दिया क्योंकि इधर आ गई थी समस्या, इसका ध्यान नहीं रख रहे थे अच्छे से। फिर इसका ध्यान रखा, इसमें जब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अपना नाम आ गया तो लोकल अथॉरिटी को ध्यान रखना पड़ा। तो फिर जब अच्छे से ध्यान रखा रखा तो इसका नाम हटा दिया इधर से। मतलब इसमें नाम किनका आता है? इसमें नाम आता है जो जिनको कंजर्व अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो है तो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, इनको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, वहां पर हैबिटेशन की दिक्कत हो रही है। उधर जो स्पीसीज पाई जाती है, एनिमल्स है, जो फ्लावर्स हैं, पेड़ है, उनको अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे, तो इसलिए मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में नाम रख देते हैं। मान लो क्लास में कोई बच्चा है, मान लो 30 बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चे अच्छे से काम नहीं कर रहे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका एक अलग से नाम लिख लिया जाएगा, और फिर उनके पेरेंट्स के घर पे फोन करेंगे कि आपके बच्चे काम नहीं कर रहे, फिर वो काम करने लग जाएंगे। जब वो काम करने लग जाएंगे फिर उनका नाम हटा देंगे। ओके सर, ठीक है। चिल्का लेक उड़ीसा में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है क्या है? लोकताक लेक मणिपुर। लोकताक लेक मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका नाम है, ऐड है और डिलीट नहीं हुआ है, मतलब काम अच्छे से नहीं हुआ, अभी भी चिंता का विषय है। कियोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान। कियोलादियो नेशनल पार्क है, राजस्थान में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में नाम आया है तो उसमें कुछ खास बात होगी, ऐसा मत सोचो उसमें कुछ खास बात नहीं है। जिन्होंने यार इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में नाम आया है इनका, इसका भी नाम डिलीट नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकताक लेक कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। क्योलादियो नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये 2 है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है इंडिया की तरफ से। ठीक है, चिल्का लेक था वो हटा दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, वेटलैंड्स क्या है। ठीक है ना? कुछ और समझाना है कि मैं एक बार देख लेता हूँ। 2 फरवरी 1971, ये डेट याद रखनी है आपको। बिल्कुल। आप 2 कौन ऐड किए गए हैं? कोपरा और सिलिसेड।
ठीक है ना? और टोटल कितने हो गए? 96 हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके सर, ओके। ये एक मैप है, आप देखिए चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में पाई जा रही है। मैंने ये मैप क्यों डाला है? यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, जहाँ खारा पानी मिलता है। यहाँ पर नदियाँ आती हैं, नदियों से पानी आता है। तो आप ये देखिए कहाँ पे है? किनारे पे है। यहाँ पर पानी है ना, जो इधर से भी आ रहा है, तो ट्रांजिशन जोन है। अलग ही टाइप की स्पीशीज मिलती है, अलग ही टाइप का पानी है यहाँ पर। आप समझे, जो फ्रेश वाटर भी है और सोल्टी भी है, और इसलिए यहाँ पर स्पीशीज अलग हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी था, इसलिए वेटलैंड में डाला गया था। ये चिल्का लेक उड़ीसा में पाई जाती है। देखिए, देखिए ये है चिल्का लेक हमारे, ये बे ऑफ बंगाल है, उड़ीसा में पाई जाती है। ओके सर। लोकताक लेक मणिपुर, जो हमने अभी पढ़ा था, क्या है ये? मणिपुर में कुछ तो फेमस होगी। फेमस, फेमस फॉर फुमड़ी, फेमस फॉर फुमड़ी। ओके, फुमड़ी क्या है सर? ये एक वेजिटेशन है, और जो फ्लोट कर रही है, तैर रही है ऊपर। सर फुमड़ी नाम, हाँ याद रखना पड़ेगा सर। तो लोकताक लेक मणिपुर की क्या खास बात है? तो उसमें सर वो फुमड़ी पाई जाती है। फुमड़ी क्या है? एक वेजिटेशन है, वेजिटेशन फ्लोटिंग ओवर इट, मतलब पानी के ऊपर एक फ्लोटिंग तैर रही है। ओके सर, ओके 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 ओके। दिखाता हूं मैं, थोड़ा ठहरी। ये है सर, ये है फुमड़ी। पानी है, पानी के ऊपर तैर रही है। अरे अपना थोड़ी देसी भाषा में काई कोई नहीं कह दिया अगर, हाँ तो वो काई थोड़ी ही तैर रही है। आप थोड़ा समझने के लिए बस वो यू चीज यूज कर सकते हो। ये वेजिटेशन है, वेजिटेशन है, ये पानी के ऊपर तैर रही है। ये है फुमड़ी, इसका नाम है फुमड़ी। लोकल मणिपुर में बोलते हो ना, फिर वो फेमस हो जाती है वो चीजें। लोकताक लेक कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। उसमें क्या खास बात है? फुमड़ी पाई जाती है। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। एक ही है वर्ल्ड में, दुनिया में एक ही चीज जो होगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो हमारे देश में मणिपुर में है यार। हमें याद रखना पड़ेगा, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ये कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों। और यहाँ पर लोकताक लेक पाई जाती है। लोकताक लेक में वो फुमड़ी पाई जाती है, जो फ्लोटिंग है, जो वेजिटेशन है। आप मेरी बात समझ गए? ये पूरा नेशनल पार्क हो गया। उसमें एक कोने में एक लोकताक लेक थी, लोकताक लेक में फुमड़ी पाई जाती है। फुमड़ी की वजह से भी पूरा नेशनल पार्क का नाम दिया गया कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो आपको दो चीज याद रखनी है मणिपुर में, कुछ याद रखो ना रखो। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। क्या खास बात है? ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। सर ये फ्लोटिंग वर्ड का क्या मतलब? फ्लोटिंग वर्ड ये है तैरना, फ्लोटिंग तैरना। ये फुमड़ी है, जो ये वेजिटेशन है ग्रीन ग्रीन कलर की, ये तैर रही है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और लोकताक लेक इसके अंदर पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और क्या याद रखना है सर मणिपुर में? एक चीज और मेरे भाई, बस एक एक डियर है, हिरन है, इसका नाम है संघाई। पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। ये और संघाई नाम है, यहाँ पर ये पाई जाती है ये मणिपुर में। विजय दिवस हमने पढ़ लिया, 16 दिसंबर 1971 इंडो पाक वार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, आगे हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।